अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन इकराम। बाबा मोहम्मद यहिया खान साहब अब लाहौर में मौजूद घोड़े शाह सरकार के मुरीद साईं टट्टू सरकार और साईं रहमत सरकार का आपस में रूहानी ताल्लुक। साईं रहमत सरकार की जलेबियों से शिफा के अनोखे वाक़यात। पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये मेरे लड़कपन के नमो नमू का ज़माना था। मैं पराए फड्डों में पाँव फंसाने वाली बुरी आदत, खामखा पंगा लेने वाली बिदत, आवारगियों, खुदसरियों और फोकल अकलो फितरत दिलचस्पियों की वजह से अच्छा खासा बदनामो बदहाल था। इस्लामिया स्कूल की इंतज़ामिया ने हमें ज़बरदस्ती बड़ी इज्जत से फारगुल तहसील कर दिया हुआ था कि ये आम सा स्कूल इस खास से बच्चे के लायक नहीं। स्कूल के हेडमास्टर इल्म दीन साहब के ख्याल के मुताबिक इस शैतानी बच्चे, हालांकि अरबी के उस्ताद मौलवी जिनने हमें रूहानी बच्चे का खिताब दिया हुआ था और हम स्कूल में रूहानी बच्चा मशहूर थे का इस फर्शी स्कूल में वही मुकाम व मर्तबा था जो अरशी स्कूल में जनाब इबलीस लईन साहब का था। मास्टर इल्म दीन के इल्म के मुताबिक फर्शो अर्श की ये दरसगाहें हम ऐसी नाबगाए रोजगार तबाह हस्तियों की दानिश शैतानी की आबकारी के लिए चंदा मौजू मुलज़ूम न थी। बस इसी हुज्जत को नजरिया जरूरत बनाकर उन्होंने हमें अपनी अजल इल्म किस्म की दरसगाह से महरूम कर दिया हुआ था। वो बड़े खलीफा किस्म के पुराने पापी हुक्का नोश थे। हर वक्त इतरे निकोटीन के आवर बेंदी बेंदी बदबू में रचे बसे रहते थे। इन दिनों हम एक कटी पतंग की मानंद डावाडोल भटक रहे थे। दरअसल यही दरसगाह हमारी जोलानगाह थी, जिसके ऐन सामने बेरी के दरख्तों के बीच बहुत बड़ा कब्रिस्तान, चोबे खुश्को तर का ओपन एयर जखीरा और लाइसेंस याफ्ता ठेकेदार का चंडू खाना था। बाएं बगल में मेवा मंडी, दाएं जानब यतीम खाना और मोती महल सिनेमा। इससे जरा आगे रेलवे स्टेशन और इससे जरा ही परे बाजारे हुस्न था। ऐसे इल्मो इरफान और आकबत परवर माहौल से छुटकर हमें एक अजीब सा ज़हनी और जज्बाती झटका लगा हुआ था। स्कूल के कुर्बो जवार से गुजरना भी मतरूक हो चुका था। मुबादा इस इलाके के दुकानदारों, छाबड़ी और रेडी वालों से कोई फड्डा पड़ जाए। दुनिया का पुराना तरीका है कि निकाले जाने वालों की पीठ पे बदखाओं बदखलकों के बड़े लंबे लेखे निकलाते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि घर, स्कूल, शहर, मुल्क, नौकरी और दिल से निकाले जाने वालों के नामाए अमाल में वो कुछ भी लिख दिया जाता है जिसका इल्म इनके फरिश्तों को भी नहीं होता। फ्रॉड, स्कैंडल, लेने देने के हिसाब किताब, पुराने बिल, गिले शिकवे, इनकी हसब नसब में कीड़े, कोई नाजायज बीवी बच्चे वगैरह वगैरह। हमारे साथ भी यही कुछ हुआ। कोई दफ्तरे शिकायत खोले आ रहा है तो कई शिकवों के अंबार लिए, कोई पठूरों और कचौरियों के 3.25 रुपए बकाया बता रहा है तो कोई 7.5 रुपए नकद दस्ती उधार का रोना लिए बैठा है। कई एक बेईमान मक्कार झूठे अपनी किताबों की शिकायत लेकर घर पहुंचे कि हमने आरतन किताबें लेकर वापस नहीं लौटाई। उन्हें खदशा बल्कि कामल यकीन था कि वो किताबें हमने बेचकर खा पी ली या फिल्में देख चुके। झूठे कहीं के। स्कूल की जानिब से इमाम दीन हेड चपड़ासी कई बार घर भेजा जा चुका था कि क्लासरूम के लिए चार्ट बनवाने के लिए हम 10 रुपए लेकर अली हुसैन पेंटर के पास गए थे कि वो हमारा रिश्तेदार था। मगर अली हुसैन पेंटर कहता था कि मैं उल्टा उससे 2 रुपए इस मद में वसूल कर चुका हूँ कि मैं स्कूल से चार्टों का काम लेकर दूंगा। इमाम दीन चपड़ासी पिछला हिसाब यानी स्कूल की कांसी की घंटी वजन तकरीबन 3 किलो, जिसको हम अपने चचा की वर्कशॉप में ले गए थे कि इसमें बरकी बर में से नया सुराख डलवा लाएंगे, ताहुनूज वो टल्ली दोबारा अपने खोटे पे नहीं लटकी और पानी वाला आहनी पाइप खड़का कर काम चलाया जा रहा है। ये वाकया पिछली गर्मियों की छुट्टियों के फौरन बाद का था। स्कूल वालों को पक्का यकीन था कि हम वो 3 किलो पक्की वजनी कांसी की टल्ली बुड्ढी बाजार कबाड़ियों के यहाँ पीतल के भाव फरोख्त करके डिकोस चुके हैं। इस किस्म के कई एक इल्जामात, मसलन 1-2 मुर्गियों की चोरी के चक्कर, कनक मंडी में से वालिद साहब का नाम लेकर 20 सेर गंदम ले आया था, रहीम तेजाब वाले से 8 आने की पोटाश, दूध दही और मिठाई वालों की शिकायतें, आखिरी वारदात या इल्जाम के हमने स्वेटर बुनने वाली 8 नंबर की सिलाई से दादी माँ के संदूक का ताला खोला और आबे जमजम से भिगोए हुए कफन के
के अंदर तय दर तय लिपटे हुए 20 रुपए के करंसी नोट सरका कर लिए जो दादी माँ ने बतौर मरना जीना कफन के अंदर रखे हुए थे। बस ऐसी इश्तियाल आमेज बातें तोमतें सुन सुनकर जी जो चढ़ा तो अगली सुबह चाची की इजाजत से लाहौर जाने वाली बाउट ट्रेन पर चढ़ गया। जिस जगह पे फकीर की इज्जत सादात पे हर्फ आता हो, जिस शहर के लोग इल्जाम तराशी को अपना शेवा बना लें, छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त न कर पाए, मुर्गियों को इंसानों पे फोकियत दें, मजाक में ही 2-4 बरस के उधार पे दिवालिया पटवा दें, और सबसे बड़ी बात यह कि घर वाले अपने लखते जिगर की बजाय बाहर बाजार वालों की अंट शंट शिकायतों और बेसरोपा बातों पे कान धर के लत्ते लेने शुरू कर दें, तो ऐसे घर, ऐसे बेकदर शहर और इस बेमुरव्वत बासियों से तो लाख दर्जा बेहतर है कि बंदा बनबास ले ले। मेरा ख्याल है ये बताने की जरूरत नहीं कि सियालकोट से लाहौर के नुमाई स्टेशन बादामी बाग बगैर टिकट सफर करने वाले ज्यादा यहीं उतरते हैं तक हम टीटी से और वो हमसे कैसी दिलचस्प आंख मचोली और लुक छुप जाना मकई दादाना खेलते हुए पहुंचे। बादामी बाग से पैदल टूटे हुए स्लीपर घसीटते हुए दाता सरकार रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में पहुंचे। फातिहा और लंगर नाश्ता के बाद दम की दम कमर सीधी की। जुमरात का रोज था, पीछे सैन में कवाल बैठ चुके थे। तबले पे थाप पड़ी तो मैं उठकर वहाँ चला आया। थोड़ी देर बैठा रहा, फिर वहाँ से चौखट की सीढ़ियों तक आया। अब मेरी नजर किसी अच्छे जूते की जुस्तजू में थी। मेरा फटा हुआ चप्पल जिसको पहनकर चला नहीं बल्कि पाँव को सिर्फ घसीटा ही जा सकता था, अब मैं इससे पाँव छुड़ाना चाहता था। साइज, डिजाइन और कलर शेड मसला बने हुए थे। बज़ाहिर मैं चौखट के अंदर खड़ा फातिहा पढ़ रहा था, लेकिन असल में फैले हुए हाथों की उंगलियों के दरमियान से ज़ायरीन के उतारे हुए जूतों को नजरों से टटोल रहा था, लेकिन हनूज कोई जोड़ा नजरों में जचा नहीं था। ये तो दाता सरकार रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है, जो जिस नीयत और निगाह से आता है उसे वही मिलता है, तो मैं कैसे महरूम रहता। अचानक एक जेंटलमैन सा लड़का आया। शक्लो सूरत, लिबास, जूते से किसी खाते पीते घराने का दिखाई देता था। मेरे करीब भी खड़े उसने अपनी कीमती मुकेशन उतारी, जराबें निकाल कर जूतों में रखी और सर पे रुमाल बांधकर अंदर रोजा मुबारक की जानिब बढ़ गया। वाह दाता सरकार रहमतुल्लाह अलैह, मेरा ही साइज, स्याह चमकदार, लश लश करती हुई तकरीबन 0 मीटर मुकेशन, और वो भी मेरे पाँव से बालिश बार के फासले पर। कुछ और भी मांगता तो मिल जाता। टेढ़े जाविये से देखा, वो लड़का कहीं नजर न आया और बस यही वो मतलूबा लम्हा था। मुर्गी चोर, जूता चोर, जेब तराश इस जरी लम्हे की कदरों कीमत से खूब आशना होते हैं। मैं अगली चंद सातों में सीढ़ियों से नीचे था और मेरे तेज तेज कदम बाटी चौक की जानिब उठ रहे थे। मेरी मस्त खरामी काबिले दीद थी। ये दाता सरकार के जूतों का एजाज था या लाहौर पहुंचने की खुशी। बाटी चौक तक पहुंचते पहुंचते मैं फरमोश कर बैठा था कि मेरे पाँव के नीचे जो पेजार हैं वो सिरका बिलख्वाहिश हैं, और लाहौर में ये मेरी पहली हरकत बिलजरूरत थी। इंतहाई जरूरत या हाजत में एक हद तक तो ये कुछ जायज हो जाता है। यही कुछ बुनता अधेड़ता मैं अनारकली के सामने मुस्लिम मस्जिद के नीचे पहुंच गया। यहाँ सियालकोट स्टेशन के सामने मलक न्यूज एजेंसी वालों की ब्रांच थी। इसका नाम भी मलक बुक डिपो था, जिसके मालिक सियालकोट के मशहूर सहाफी मलक मोहम्मद असलम साहब थे। कई बार मैं पहले भी यहाँ वालिद साहब के साथ आया था। इस दुकान का इंचार्ज फरीद नामी एक लड़का था। अदबे लतीफ के मिर्जा अदीब के दफ्तर वाली बिल्डिंग के एक कमरे में इसकी रिहाइश थी। वाजबी सी वाकफियत की बुनियाद पर मैं इसे दुकान पे बैठे देख कर रुक गया। उसने भी मुझे देख लिया था, हल्का सा मुस्कुराया और हाथ के इशारे से मुझे दुकान पे बुलाया। इत्तेफाक से मिला, अंदर काउंटर के पीछे स्टूल पे बिठाया, हाल चाल पूछा, बताया कि अभी अभी पहुंचा ही हूँ। मेरे इनकार के बावजूद उसने मेरे लिए सामने चौक से फालूदे का जल थल प्याला मंगवा लिया और पूछने लगा कि लाहौर कैसे आना हुआ। बस भाई क्या कहूँ कि कैसे और किन हालात में आया हूँ। अगर कर सको तो मेरे लिए किसी छोटी मोटी नौकरी और रात के सोने का बंदोबस्त कर दो। वो मेरी तरफ देखे बगैर कमाल लापरवाही से बोला, बच्चे बंदोबस्त तो सारा हो जाएगा, मगर ये बताओ कि घर से भाग कर आए हो या। फरीद भाई आपसे तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको पता है कि मेरे वालिद साहब बड़े मलक साहब के दोस्त हैं। हाँ हाँ काका मुझे पता है, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि घर से भाग कर आए हो या वाकई कोई नौकरी करने। फरीद भाई मैं सियालकोट से तंग आ गया हूँ। सियालकोट का कोई स्कूल मुझे कबूल नहीं करता। घर मोहल्ले वाले मुझसे खुदा वास्ते का बैर रखते हैं। मुझ पे ना तो कोई एतबार करता है और ना ही कोई उधार देता है, और ना ही चाची के अलावा कोई मुझसे प्यार करता है। इन हालात में
सिवाय घर से भागने के और कोई रास्ता नहीं था। वो बदस्तूर हिसाब किताब करते हुए मुझे देखे बगैर ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए पूछने लगा, ये चाची कौन है? बस वो मेरी चाची है, दुनिया में वाहिद हस्ती है जो मेरी 1 लाख बुराई के बावजूद भी मुझे 1.25 लाख का लाले बदख्शां समझती है। मेरी चाची का हर फलसफा और हर मामला अजीबो गरीब सा और उल्टा है। फरीद ने इनवाइस बुक दराज में फेंकते हुए बारी शीशों वाली ऐनक के पीछे से मुझे घूरा। गोल गोल आंखों में अजीब सी हमाकत के अलावा हैरत भी थी। मोटे मोटे बद्दे होंठों के पीछे से पानी की पिचकारी सी सुरखते हुए पूछने लगा, मसलन हर फलसफा मामला कैसे उल्टा है? मसलन ऐसे कि वो कहती है नेक पर साल लाख का और गुनाहगार खताकार 1.25 लाख का। अच्छे को मत छुओ लेकिन बुरे को सीने से लगाकर इतना बेचो कि वो भिंडी का बीज बनकर रह जाए। फरीद भाई आप कुछ समझे? मोटे शीशों और बारी फ्रेम की ऐनक पहनने वाले बड़े गौदी से दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों के कान हाथियों जैसे, होंठ सुर्ख मोटे बद्दे, होंठों और मसूड़ों के दरमियान खंदक में पिच पिच पानी भरा रहता है। आंखें जिन्नों की तरह गोल और किसी भी तासर से यकसर खाली, पेशानी तंग, गर्दन गेंडे सी होती है। मगर ऐसे लोग बड़े हमदर्द, मुखलस और अच्छे बुरे वक्त में साथ देने वाले होते हैं। फरीद भाई भी सरापा खलूस थे। खाने पीने की होश, न तन कपड़े की फिक्र। गुजरदम बेदार होकर 4-5 घटिया किस्म की सिगरेटों का खालिस निकोटीनी नशा करते, फिर बैतुल खला में तसल्ली से बैठकर बसीत खलाओं को घूरते हुए मजीद 1 आध सिगरेट से खलाल करते। बड़ी तगो दो और पहलू बदल बदल कर अजाबते बारिया से खलासी पाकर पुस्तक बगल में दाब कर पैसा अखबार में अपनी दुकान पे बैठ जाते। मुल्क भर के अखबार, रसाले, किताबें इधर उधर करते, गिलासों पे गिलास चाय, सिगरेट के पीछे सिगरेट की चेन। उबरते सूरज की जर्द किरणों में सफेदी की फटकी पड़ते ही ये ताम जाम समेट कर जरा सामने दुकान पर आ बराजते। फिर सारा दिन सोए सोए खोए खोए रवे रवे रहते। ऐसे खुदाई मारे दीन के होते हैं, ना दुनिया के लुगाई से लगा खाते हैं और ना बरजाई का बोझ उठाते हैं। वक्त से पहले गंजे तोंदीले अंदराते का शिकार हो जाते हैं। चंद लम्हे मुझे घूरने के बाद फरमाने लगे, तुम्हारी ये अजीबो गरीब फिलासफर चाची कहाँ रहती है? क्या तुम मुझे इससे मिला सकते हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? वो आंखों में हैरत की किरचियां दिखाते हुए बोले, इसलिए कि वो सिर्फ मेरी अपनी प्यारी इकलौती चाची है। दूसरी बात ये है कि वो किसी दरियाई घोड़े से नहीं मिलती। ये सोचे समझे मेरे मुंह से अचानक निकल गया था। फरीद के लटके हुए होंठ के किनारे से दहन का फाजल पानी कतरा कतरा टपकने लगा था। आस्तीन से पूछते हुए पूछने लगा, कहीं तुमने मुझे दरियाई घोड़ा तो नहीं कहा? खट से चाची की घूरती हुई आंखें मेरे सामने आ गईं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। पेशतर इसके कि मैं कोई जवाब देता, वही मुकेशन वाला लड़का अचानक सामने पहुंचकर दुकान के थड़े पे चढ़ आया और उसे देखकर मेरी तो हवा से रख गई। पाँव में पड़ी मुकेशन जैसे किसी फौलादी शिकंजे में तब्दील हो गई हो। ये तो वही दाता साहब वाला लड़का था। वो आते ही सलाम दुआ लिए बगैर बोला, फरीद साहब आज कोई इंतहाई शरीफ आदमी मेरा नया जूता उठा कर ले गया है। वो अपने नंगे पाँव दिखाते हुए फिर कहने लगा, फरीद जी मैंने अभी उसके पैसे भी नहीं दिए थे। परसों हफ्ते के रोज इंटरव्यू के लिए जाना था। आज जुमरात थी, सोचा कि चलो दाता साहब जाकर अपनी कामयाबी के लिए इल्तिजा करते हैं। नए कपड़े, नया जूता पहन कर गया था कि दाता सरकार देखकर खुश हो जाएंगे कि अपने बेटे रईस ने भी नए कपड़े, नया जूता पहना है। चलो इसी खुशी में इसे नौकरी दिलवा देते हैं। यार फरीद अब क्या होगा? फरीद से कोई जवाब लिए बगैर वो फिर बोला, यार इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। मस्जिद, दरबारों, कब्रिस्तानों में भी चोरी करने से बाज नहीं आते। इन्हें कुछ खुदा का खौफ नहीं होता? फरीद ने अब जवाब दिया, रईस भाई जरूरत और मजबूरी खुद बहुत बड़े खौफ हैं। हो सकता है जिसने तुम्हारे जूते उठाए हों उसे उन जूतों की तुमसे कहीं ज्यादा जरूरत हो। फरीद काउंटर का दरवाजा खोलते हुए बोला, आओ अंदर आओ, जूते को भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए फालूदा मंगवाता हूँ और हाँ इससे मिलो, ये घर से भाग कर आया है। रईस मुझ पे एक अचटती सी निगाह डालते हुए अंदर आ गया। मैंने अपने पाँव मजीद समेट कर स्टूल के अंदर कर लिए। मैं पहले इसे देखकर कदरे आवाज बाख्ता जरूर हुआ था। चोर चोर ही होता है, चाहे वो कितना ही होशियार हो। अपने आसाब हवास को काबू और हालात पे गिरफ्त रखने वाला ही क्यों ना हो। फिर मैं रईस की गुफ्तगू से मुतासर भी हुआ और अपने तई एक फैसला भी कर चुका था। इंसान जब माइल बकरम होता है या भलाई या नेकी की जानिब राग़िब होता है, मुस्बत सोच पकड़ लेता है, तो इसके अंदर लामहला एक जज्बा और कुव्वते गैर मुतज़लज़ला सी ऊद आती है।
जुर्रत इजहार बेदार हो जाती है, ज़मीर मजीद रोशन हो जाता है। ऐसे में वो अपने जुर्म या गलती के एतराफ़ में कोई झिझक महसूस नहीं करता। इखलाकी जुर्रत की रोशनी में वो अपनी गलती तस्लीम कर लेता है और यहीं से इसकी जीत शुरू हो जाती है। इंसान तो इंसान, अल्लाह भी खुश होकर उसे माफ़ कर देते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए जुबान खोली, रईस भाई आप तो बड़े भले इंसान दिखाई देते हैं। जूता चोर को कम अज कम आपके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए, फिर भी आप उस गधे को माफ कर दें। अल्लाह दरगुजर करने वालों से भी दरगुजर का वादा फरमाता है। और हाँ, अगर मैं आपको वैसे ही जूते का जोड़ा पेश कर दूं ताकि आप हफ्ते को इंटरव्यू के लिए जा सकें तो? अब फरीद बोला, मालूम होता है कि तुम घर से कोई माल वाल भी चुरा कर लाए हो। मेरे किसी जवाब से पहले रईस मुझसे मुखातब हुआ, भाई तुम तो खुद भी मेरी तरह घर से भगोड़े हो, मुझे नए जूते कहाँ से खरीद कर दोगे? पूरे 4 रुपए के थे, अभी तो पैसे भी नहीं दिए। वैसे तुम्हारी हमदर्दी और पेशकश का शुक्रिया। मैं फिर बोला, रईस साहब आप रईस आदमी हैं, चलें इस जूता चोर को सिद्के दिल से माफ कर दें। इतना कह देने से आपको भी सुकून मिल जाएगा और वो कुत्ता भी फिर इत्मीनान से जूता पहन सकेगा।